दोस्तों स्वागत है आपका फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 एमडी का जो यूनिट 4 का स्लाइडिंग एंड रोलिंग नाम है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फॉर्मूला वगैरह क्या है। ठीक है, पहला प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ अ जर्नल बियरिंग। अगर आपको एक जर्नल बियरिंग बनानी है, डिज़ाइन करनी है, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें आप पहले देखोगे और उनको कैसे मैनेज करोगे। स्टेप 1 है कैलकुलेट बियरिंग लेंथ, जिसकी L/D ये आपकी डेटा बुक में मिल जाएगी। हाँ, एक मेन अनाउंसमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हो कि आपको डेटा बुक ले जानी पड़ेगी, है ना। बिना डेटा बुक के एमडी के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे। यूनिट 1 वाज इजी, उसमें एक ही न्यूमेरिकल एमडी से यूज हुआ था, कह सकते हो डेटा बुक से, बाकी और कोई नहीं थे। मगर इसमें आपको सारी चीज़ें डेटा बुक में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कैलकुलेट बियरिंग लेंथ L/D, जो कि आपको डेटा बुक से मिलेगी। फिर स्टेप 2 चेक बियरिंग प्रेशर, जो कि PW/LD, और ये W वेट हो गया। अब स्टेप 3 है एज्यूम लुब्रिकेंट फ्रॉम डेटा बुक, इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर T0, जो कि इतने के बीच से हो सकता है बट इससे बड़ा भी हो सकता है। फिर स्टेप 4 है सोमरफील्ड नंबर फाइंड करना है, जो कि Z/P से हम डिनोट करते हैं। Z हमारी विस्कोसिटी हो जाती है, P हमारा प्रेशर, N हमारी स्पीड। फिर स्टेप 5 क्लियरेंस रेशियो है, जो कि C/D होता है, ये भी आपको निकालना है, ये डेटा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। स्टेप 6 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जो जिसका फॉर्मूला 0.326/10⁶ Z/P D/C प्लस K, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कैसे यूज हुआ है। फिर स्टेप 7 है हीट जनरेटेड और पावर लॉस, QG = μWB, ये फॉर्मूला होता है, और ये B जो होती है हमारी रबिंग वेलोसिटी होती है। उसके बाद स्टेप 8 है हीट डिसिपेशन, जिसका फॉर्मूला होता है QD = CA TB-TA। स्टेप 9 है थर्मल इक्विलिब्रियम, और या हीट डिसिपेटेड बराबर हीट जनरेटेड। इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपकी हीट डिसिपेटेड हीट जनरेटेड के बराबर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कि आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो है डायमीटर क्लियरेंस। ठीक है, डायमीटर क्लियरेंस आपका हो जाता है बियरिंग का डायमीटर माइनस जर्नल का डायमीटर। ठीक है, जर्नल का डायमीटर, तो डी आपका बियरिंग का हो जाता है और ये छोटा डी आपका जर्नल का हो जाता है। फिर रेडियल क्लियरेंस क्या होता है, C1 = R - R, मतलब इसमें रेडियस का जो डिफरेंस होता है, ये R आपका हो जाएगा बियरिंग का और ये R हो जाएगा आपके जर्नल का। और अगर इसको ऐसे डिनोट करें तो ये D - D/2 हो जाता है, जो कि C/2। तो ये फॉर्मूला हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं आगे चैप्टर में। अब अगर हम बात करें, दो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, जो कि ZN/P आप सोमरफील्ड नंबर में भी पढ़ के आए हो। ये आपका डायमेंशनलेस होता है और ये बताता है कि आपकी बियरिंग की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। फिर बियरिंग मॉडुलस, जो कि जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और ये होता है वैल्यू ऑफ Z/P एट विच मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर। तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर कम से कम, मतलब लीस्ट फ्रिक्शन होता है, और ये K को हम डिनोट करते हैं 1/3 ZN/P। तो ये दोनों आपके दो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं जिनको हम न्यूमेरिकल में एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। जो पीछे आपने पढ़ा वो हम यूज़ करेंगे, मगर वो बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज के लिए था। अब हम बात करते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। तो बियरिंग प्रेशर, जिसको हम डिनोट करेंगे P से, ठीक है, छोटा P, और इसकी वैल्यू होती है W/L D। W आपका नॉर्मल W है, मगर ये जो P है ये आपका स्मॉल p है, और L आपका स्मॉल और D स्मॉल है। W होता है वेट और सेफ लोड, वेट या फिर सेफ लोड आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, ये न्यूमेरिकल की वर्डिंग है। ठीक है, L = लेंथ ऑफ शाफ्ट, और या फिर बियरिंग या जर्नल। तो ये जो L है ये आपकी शाफ्ट की हो सकती है, या बियरिंग की या जर्नल की। बेसिकली आप जर्नल याद रखो। ठीक है, जर्नल जो है इसी की आपकी ये लेंथ होने वाली है। D जो है आपका डायमीटर ऑफ जर्नल है, छोटा D। ओके, अब बात करते हैं हम लोग Z। विस्कोसिटी जो होती है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसको आपको डेटा बुक से लेना होगा, या तो फिर आपके क्वेश्चन में गिवन होगी ऐसे लास्ट में Z = 0.00 ऐसे करके लास्ट में दी होगी। ठीक है, अगर नहीं दी है तो आपको डिजाइन डेटा बुक से ढूंढ लेना है। फिर सोमरफेल्ड नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ZN/P से, और इसका फॉर्मूला देखें, देखो जो नॉर्मल हम लोग यूज करेंगे वो ZN/P में रख करके सोमरफेल्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी, मगर जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो होता है ZN/P और ब्रैकेट में D/C का होल स्क्वायर। Z आपका विस्कोसिटी हो गई, N आपका स्पीड हो गई, स्पीड आई थिंक ये देखो N = स्पीड और नंबर ऑफ रोटेशन। तो ये आपकी N जो है स्पीड हो जाएगी, जहां स्पीड मिले वहां N ठोक देना। ठीक है, फिर P आपका छोटा P है, ये आपका प्रेशर है। D आपका छोटा D है, जर्नल का डायमीटर है। C आपका
क्या है, क्लियरेंस है। सी आपका क्लियरेंस है और ये इक्वल टू 14.3 इंटू 10⁶। इसमें दिमाग मत लगाना, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, सोमरफेल्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करें क्लियरेंस की, तो क्लियरेंस को हम लोग सी से डिनोट करेंगे और डायमीटर क्लियरेंस जो होता है वो होता है डी माइनस डी। डी आपका हो गया बियरिंग का डायमीटर, डी ये हो गया जर्नल का डायमीटर। फिर रेडियल क्लियरेंस हम पीछे पढ़ के आए, ठीक है, डी माइनस डी इज इक्वल टू 2c। फिर डायमेट्रिकल क्लियरेंस रेशियो सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी। तो ये रेशियो होता है जिसको हम यूज करेंगे। तो आपको इसमें से नंबर 1 ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना है बट उतना हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 0.326 अपॉन 10⁶, ब्रैकेट में जेड एन अपॉन पी और फिर एक और ब्रैकेट डी अपॉन सी प्लस के। इसमें जेड आपका विस्कोसिटी हो गई, एन आपका स्पीड हो गई, पी आपका छोटा पी प्रेशर हो गया, डी आपकी क्या होगी डायमीटर ऑफ जर्नल, सी आपका क्या हो गया क्लियरेंस और ये के क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट है जिसको हम आगे यूज करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपको डेटा बुक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार और यहाँ पे आप देख लीजिए इसे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 6 है रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, बी है हमारा और इसका फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 60। तो डी आपका क्या हो गया डायमीटर ऑफ जर्नल, एन क्या हो गया स्पीड या नंबर ऑफ रोटेशन जो हमारा जर्नल करने वाला है। पावर लॉस, हीट जनरेटेड, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। पावर लॉस या हीट जनरेटेड गिवन होगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू जी से, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू डब्ल्यू बी। तो म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, डब्ल्यू आपका सेफ लोड हो गया, बी आपका क्या हो गया रबिंग वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अब बात करें 8th फॉर्मूले की, तो वो है ऑयल फिल्म थिकनेस। अगर आपको ऑयल फिल्म थिकनेस निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो वहां पे एच से डिनोट करेंगे हम इसको, और ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में एच मिनिमम की वैल्यू पूछेंगे। तो एच मिनिमम जो होता है वो आपका एच मिन से डिनोट किया जाता है या फिर एच नॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हीट डिसिपेटेड। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है, पहले डिनोट करते हैं क्यू डी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सी ए टी बी माइनस टी। ये जो सी है ये कैपिटल सी है, जो क्लियरेंस का होता है वो स्मॉल सी होता है क्लियरेंस का, और आपका कैपिटल सी होता है एनर्जी डिसिपेशन कोफिशिएंट का, ठीक है, ये भी याद रखना। स्मॉल सी आपका क्लियरेंस है, ये कैपिटल सी आपका एनर्जी डिसिपेशन कोफिशिएंट है। फिर एरिया, जो इसमें एरिया दिया गया है या फिर ये नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में आपका ए इज इक्वल टू डी एल यूज होगा। डी आपका हो जाता है डायमीटर ऑफ जर्नल, एल भी हो जाता है लेंथ ऑफ जर्नल। उसके बाद अब अगले फॉर्मूले की बात करें तो टीबी माइनस टीए, ये टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे अगर चारों टेम्परेचर में से कोई भी मिसिंग है वो आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू हाफ टी नॉट माइनस टीए। तो टीबी क्या हो जाता है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर और ऑयल फिल्म टेम्परेचर, टीए क्या हो जाता है रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। और आपका ये टी भी हो जाएगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर और ऑयल फिल्म टेम्परेचर। ये जो टी होता है, जिसमें टी इसमें अभी नहीं दिया है, टी आपका नॉर्मल होता है टेम्परेचर ऑफ ऑयल, और जो टी बी होता है वो अब होता है बियरिंग का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बियरिंग। अब बात करते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग। तो अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग क्या होगा क्यू जी माइनस क्यू डी। तो क्यू जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्यू डी का फॉर्मूला पता होगा, और आपको क्यू जी में से क्यू डी को माइनस कर देना होगा, दैट्स इट। उसके बाद क्यू टी इज इक्वल टू एम एस टी। क्यू टी ये क्या होता है आपका, देखो हीट टेकन अवे बाई ऑयल, जो ऑयल हीट लेगा वो होता है क्यू टी। इसमें ज्यादातर इसका हम इस फॉर्मूले को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें एम पता करना होता है, ठीक है। एम हो जाता है मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, एस हो जाता है स्पेसिफिक हीट, टी हो जाता है टेम्परेचर ऑफ ऑयल। उसके बाद अब जब हमारा एम मान लो गायब है, ठीक है, अगर m गायब होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन m इज मिसिंग। तो हमारा जो क्यू जी हम ऊपर भी निकाले थे, ठीक है, क्यू जी पीछे हो गया ये यहाँ पे 7th फॉर्मूला। तो 7th वाले को हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे क्यू टी के साथ। तो क्यू जी बराबर क्यू टी कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ऑयल फ्लो रिक्वायर्ड का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्यू इज इक्वल टू 4.33 RCNL। तो R आपका क्या हो जाता है रेडियस ऑफ जर्नल, C आपका हो जाता है क्लियरेंस, N आपका हो जाता है स्पीड, L आपका हो जाता है लेंथ ऑफ द जर्नल, ओके। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, पहले मैं आपको टर्म्स समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर न्यूमेरिकल पे अभी आते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेडियल लोड का फॉर्मूला होता है, देखो इक्विवेलेंट रेडियल लोड इसको डिनोट करते हैं W से। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट N1 W1 का होल क्यूब, N2 W2 का होल क्यूब प्लस N3 W3 का होल क्यूब होगा। यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ये गलती है, ठीक है।
होल क्यूब, और अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब ये डॉट 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 अगर कम है, मान लो n1 और n2 है, तो हम लोग बस इस फॉर्मूले को यहाँ तक करेंगे और नीचे n1 प्लस n2 हो जाएगा। अगर यही लंबा है, ठीक है, n4 तक है, तो इसको n4 भी करेंगे हम, ठीक है। अगर इस क्यूब रूट को हटाना है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, अगर इस क्यूब रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, n1 w1 ये चीज़ें देख करके यहाँ पे पावर में 1/3 लगा देंगे, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले फॉर्मूले की, जो कि L10 है। L10 इज इक्वल टू C अपॉन W का होल क्यूब, C इज इक्वल टू डायनेमिक लोड कैपेसिटी, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेडियल लोड, L10 हो जाता है आपका बियरिंग रिवॉल्यूशन, और L10H, ठीक है, अगर L10H दिया गया है तो L10H आपकी बियरिंग लाइफ हो जाती है, जो कि बियरिंग लाइफ हम आगे भी देखेंगे, है ना। N इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन, तो एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन आपका N, एज यूजुअल आपको ये चीज पता थी, ठीक है। लाइफ ऑफ बियरिंग की बात करें तो L90 से भी डिनोट कर सकते हो। डिनोट का मतलब इतना है कि जब आपसे L10 के रिस्पेक्ट में पूछे तो आप L10 लिखोगे, L90 के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो आपको L90 लिखना है, जिसका फॉर्मूला होता है 60NLH, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके, इनको आपको अच्छे से करना है। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दे रहा हूँ। देखो ये 4.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इजी पड़ता है ये, अगर अभी ध्यान से आप मैं समझाऊंगा तो आप समझ लेना, ये इजी पड़ेगा आपको। और अगर दूसरी बात करें तो 4.23 एक थ्योरी क्वेश्चन है जिसको मैं मिस कर दिया हूँ, तो ये आपको देखना है। और 4.28, 4.29 ये इजी हैं और चांसेस 50% होती है, तो देख लेना, बहुत इजी है, ठीक है। डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेडियल लोड वाला फॉर्मूला रखेंगे, आ जाएगा। फिर 4.31, 32, 33, 34, 35, इनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या फिर थ्योरी भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। तो इसमें से आपकी 2 थ्योरी हैं और आई थिंक 2 न्यूमेरिकल है, तो आपको ये भी कर लेना है। मगर इतना ध्यान रखना, इसमें से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है, बाकी थ्योरी से 10 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का यहाँ से या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ओके, तो अब आ जाओ डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे। हम लोग पहला देखते हैं 4.13, तो इसमें आपको मैंने टर्म समझा दिए हैं और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अ जर्नल बियरिंग हैज अ जर्नल डायमीटर ऑफ 50 mm, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, छोटा डी, ठीक है। छोटा डी हमारा 50 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ बुशिंग इज 50.1 mm, तो ये कैपिटल डी हो जाएगा। डायमीटर ऑफ बुशिंग आप समझ लो बियरिंग के डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो द बुशिंग इज 50 mm लॉन्ग, तो ये 50 mm लॉन्ग है, तो ये हमारा एल हो गया, ठीक है। एंड हैज टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन, लोड जहां दिखे वहां आपको W लिख देना है। फिर एट अ स्पीड ऑफ 1200 RPM, तो ये स्पीड की बात हुई तो N आ गया, ठीक है, ये N है आपका N। और डिटरमाइन द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, तो ये आपका मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस मैंने बताया था H min से डिनोट किया जाएगा। एंड पावर लॉस फॉर SAI-10 ऑयल, तो SAI-10 ऑयल एक टाइप का ऑयल होता है जिसमें से आपको एक वैल्यू डेटा बुक से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एज्यूमिंग द ऑयल फिल्म टेम्परेचर टू बी 70 डिग्री C, तो ऑयल फिल्म का टेम्परेचर कितना है, T0 आपका 70 डिग्री C है। और यहाँ पे आपसे पावर लॉस पूछे हैं, तो पावर लॉस आपका किससे डिनोट किया जाता है, आपने अभी देखा था पावर लॉस QG से डिनोट किया जाता है ना, पावर लॉस QG से डिनोट किया जाता है। तो आपको सारे टर्म्स पता चल गए हैं, आपको निकालना है QG और आपको निकालना है H min, तो आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप H min देखोगे, चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में ही, क्योंकि फॉर्मूले अगर आप पीछे देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहो W की तो 1000 न्यूटन हो जाती है, बाकी और कोई वैल्यू तो चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो बियरिंग प्रेशर, तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले बियरिंग प्रेशर चाहिए, और क्यों, क्योंकि हमें QG निकालना है। QG का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू WB, QG हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू WB। तो म्यू निकालने के लिए हमें प्रेशर चाहिए, W निकालने के लिए भी हमें, W तो है ही हमारे पास, V निकालने के लिए रनिंग वेलोसिटी में भी आपको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। देखो बियरिंग प्रेशर में क्या है, P इक्वल टू W/LD, तो ये जो LD है ये आपका एरिया भी कहा जाता है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो W आपका 1000 है, उठा के रख दिए, ठीक है, W आपका 1000 रख दिए, और LD में देखो L की वैल्यू रख दी और D की वैल्यू 50 mm, L और D 50-50 रख दिए, तो यहाँ से आपका प्रेशर निकल आया, पहली चीज। और ऑयल यूज SAI-10 एट एवरेज टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी आपकी डेटा बुक से उठाए हैं, ठीक है। ये विस्कोसिटी आपकी डायरेक्ट डेटा बुक से आई है, Z इक्वल टू 0.014 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी वहां से निकाल दी। तो Z पता चल गया, इनको P पता चल गया, ओके। ऑपरेटिंग समरफील्ड नंबर करस्पॉन्डिंग टू Z इतना, तो Zn/P, और यहाँ पे फॉर्मूले में 0.014 रख दिए, इनटू N की वैल्यू बात करें तो 1200 RPM आपको दिया ही है, अपॉन में P आपने निकाला है, तो समरफील्ड नंबर आपको मिल गया यहाँ से 42। अब आगे देखते हैं, तो क्लियरेंस निकाला है इन्होंने, क्लियरेंस
आपको रेडियल क्लियरेंस निकालना पड़ेगा पहली चीज, ठीक है। रेडियल क्लियरेंस जो कि मैंने कहा था बहुत ज्यादा यूज होगा, तो 2c इज इक्वल टू वही फॉर्मूला होता है इसका d माइनस डी। यहां से आपको c की वैल्यू आ गई। अब जब c की वैल्यू आ गई तो अब हम आगे देखेंगे कैसे चीजें होने वाली हैं। अब देखो यहां से इन्होंने डायमेट्रिकल क्लियरेंस रेशियो निकाल लिया, ठीक है। c अपॉन डी की वैल्यू हो गया 0.001। देखो अगर ये निकालना चाहो तो भी सही है, नहीं निकालना चाहते तो भी इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू 0.326, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इतना बड़ा। और उसी में म्यू में देखो 0.326 ये जेड एन की वैल्यू रख दी है, और यहाँ पे आपका डी अपॉन सी इन्होंने निकाला है, उसी को उल्टा कर दिया है ना, रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। और ये आपका जेड एन अपॉन पी की वैल्यू 42 पीछे से निकाले हैं, ठीक है। प्लस के की वैल्यू 0.002 लिए हैं, ये भी आपका डिजाइन डेटा बुक से आ जाती है। और यहां से आपकी म्यू की वैल्यू 0.01569 आ जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब रबिंग वेलोसिटी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 60, पाई होता है, डी आपका डायमीटर हो जाएगा जर्नल का, और एन आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 60 इंटू 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 इसलिए किए हैं क्योंकि इसको इन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया है mm से। बाकी आपका यहाँ से आगे रबिंग वेलोसिटी आ गई। तो अब हमें पावर लॉस और हीट लॉस जो कि क्यू जी से डिनोट करते हैं, और क्यू जी हमने निकाल लिया ऐसे रख करके। म्यू डब्ल्यू भी हमें म्यू पता था, डब्ल्यू हमें पता ही था, बी हमने निकाला और म्यू भी हमने निकाला, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्यू जी की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक एच मीन अपॉन सी इज इक्वल टू 0.5, तो ये फॉर्मूला होता है आपका एच मीन अपॉन सी इज इक्वल टू 0.5। तो एच मीन हमें निकालना है, सी की वैल्यू हमें पता है, उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से आपकी ऑयल फिल्म थिकनेस आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या देखो, ITMM लॉन्ग जर्नल बियरिंग सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 2800 न्यूटन। लोड दिखा भैया, हमने डब्ल्यू ठोक दिया, ठीक है, ऑन अ 50 mm डायमीटर साफ्ट। तो डायमीटर के साथ जो साफ्ट का डायमीटर है, मतलब जर्नल का डायमीटर, वो कितना है हमारा, छोटा डी 50 mm। द बियरिंग हैज अ रेडियल क्लियरेंस ऑफ 0.05 mm। तो रेडियल क्लियरेंस सी बराबर 0.05 mm। एंड द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, विस्कोसिटी दे दिए हैं, तो जेड बराबर हमारा 0.021 एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिए नहीं है अभी, तो वो हम डिजाइन डेटा बुक से ढूंढ लेंगे, अपना खोज लेंगे, ठीक है। If the bearing is capable of dissipating 80 joule per second, determine the maximum safe speed। तो ये dissipating, heat dissipated, तो इसका एक फॉर्मूला क्या था हमारा, हम इसको QD से डिनोट करते हैं, ठीक है। QD से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका CATB माइनस TA हो जाता है, ठीक है। यही है हमारा डिटरमाइन द मैक्सिमम सेफ स्पीड। स्पीड की बात आई तो क्या आया आपके दिमाग में, N आया, हमें N पूछा गया है। अब देखो नीचे देख लेते हैं, L दिया है W D C/2 0.05 mm। तो C/2 है आपका, ये रेडियल क्लियरेंस है, ठीक है। और C इक्वल टू 0.1 mm, और Z इक्वल टू इतना, QD इक्वल टू इतना, मैक्सिमम स्पीड हमें निकालना है। बी नो दैट बियरिंग प्रेशर, हमें पता है बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू W अपॉन LD, सब कुछ दिया है, रख दिया, और हमें बियरिंग प्रेशर निकल गया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाले हैं म्यू। देखो जो आपको पता करना है, जैसे आपको N पता करना है, तो N किस फॉर्मूले से निकलेगा, है ना, उसी चीज को आपको फाइंड करने से, यहां से अगर आप निकालोगे म्यू इक्वल टू, तो आपको म्यू तो दिया नहीं है, तो मतलब अगर म्यू दिया होता तो यहीं से बात बन जाती। तो म्यू नहीं दिया तो पहले म्यू निकालते हैं। म्यू निकाले तो इतना आया 4.95 N अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 0.002, इतना फॉर्मूला होता है म्यू का, ठीक है। अब जब ये निकल आया, हमारा क्या निकल आया, म्यू की वैल्यू, तो अब हम निकालते हैं क्यू जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बी। तो म्यू हमें पता है, डब्ल्यू हमें पता है, बी पाई डी एन अपॉन 60 होता है। तो अब पाई डी एन की बात आई अगर, तो फिर से एन नहीं पता है, तो हमने फिर से वही सारी वैल्यूज को रख दिया यहाँ पे, और फिर हमें आई थिंक सो क्यू डी दिया हुआ है, ठीक है, क्यू डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्यू जी की वैल्यू निकाल ली है, इतनी आ गई है, ये क्यू जी की हमारी वैल्यू हो गई। इक्वेटिंग द हीट जनरेटेड एंड हीट डिसिपेटेड वी हैव, देखो जो हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड होती है वो आपस में आपने अगर देखा हो, यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्यू जी बराबर क्यू डी कर दिया है, ठीक है, क्यू जी बराबर क्यू डी, और वहां से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। फिर वहां से हम अपना n की वैल्यू 1295 RPM निकालते हैं। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अब फुल जर्नल बियरिंग ऑफ 50 mm डायमीटर, जर्नल बियरिंग डायमीटर मतलब छोटा डी, एंड 100 mm लॉन्ग हैज अ बियरिंग प्रेशर। तो लॉन्ग जहां आया L हो गया, बियरिंग प्रेशर ऑफ P हो गया, छोटा p है ना। द स्पीड ऑफ द जर्नल इज 900 N हो गया,
एंड द रेशियो ऑफ जनरल डायमीटर टू द डायमेट्रिकल क्लियरेंस इज 1000। अब ये एक पॉइंट है आपका कि डायमेट्रिकल क्लियरेंस का रेशियो किसके साथ, जनरल डायमीटर, रेशियो ऑफ जनरल डायमीटर टू डायमेट्रिकल क्लियरेंस, तो D/C की वैल्यू आपकी 1000 के बराबर है, ठीक है। The bearing is lubricated with oil whose absolute viscosity at the operating temperature of 75 डिग्री C, तो ये आपका T0 हो गया, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको अगर टर्म्स याद कर लिया आपने तो बड़े आराम से कर ले जाओगे। मे बी टेकन एज 0.011 kgm/s, तो ये जो आपकी विस्कोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी जेड की वैल्यू हो गई, जेड इज इक्वल टू 0.011। द रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री से, तो रूम टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर आपको याद हो तो TA से, हम लोग TA से डिनोट करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग निकालनी है तो आपको QG माइनस QD निकालना पड़ेगा। QG माइनस QD करोगे तो आपको आर्टिफिशियल कूलिंग मिल जाएगा। और दूसरी चीज, द मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इज 10 डिग्री C, मतलब आपको मास निकालना है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, M छोटा m निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूले में बता रखा है, ठीक है। कैसे निकलेगा वो भी बता रखा है आपको, QG बराबर QT करना पड़ेगा, और QT का फॉर्मूला होता है MST, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ दी गई, स्पेसिफिक हीट दिया गया है, S की वैल्यू दी गई है आपको, और ये जो टेम्परेचर ऑफ द ऑयल है तो आपका छोटा T हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पहले टर्म्स आपको क्लियर हो गए। तो अब देखो कैसे करना है वो आराम से हम देखते हैं। देखो यूनिट कन्वर्जन कुछ खास तो है नहीं इसमें, यूनिट कन्वर्जन कोई किए नहीं है, ठीक है। अब देखो बी नोट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है हमारा, राइट, उसी में रखा हमने, और हमारी वैल्यू आ गई किस चीज़ की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा आ गया, ठीक है। फिर दूसरा लोड ऑन द बेयरिंग W, तो W हमारा प्रेशर इनटू एरिया होता है। आई थिंक ये मैंने आपको फॉर्मूले में नहीं बताया है, अगर बताया है तो इट्स गुड, बट आई होप सो नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। W इज इक्वल टू P इंटू DL, P ये DL जो होता है आपका एरिया बन जाता है, तो प्रेशर इंटू एरिया आपका हो जाता है लोड, ठीक है। तो यहाँ से हमने लोड की वैल्यू निकाल ली 7000 न्यूटन। अब रबिंग वेलोसिटी की बात आई तो हमारी B क्या होता है, πdn/60, ठीक है। πdn/60 हमने रखा, और यहाँ पे πdn π50 इतना इतना, और ये हमारी पे रबिंग वेलोसिटी आ गई। हीट जनरेटेड जो कि QG होता है, सब वैल्यूज रख करके यहाँ से हमने हीट जनरेटेड निकाल लिया। अब बी नो दैट TB माइनस TA, यहाँ से हम लोग एक टेम्परेचर निकालेंगे। कौन सा टेम्परेचर मिसिंग है यहाँ पे आपको ये बताना है। आपको TB नहीं मिलता है, ठीक है। TA पता है आपको, T0 पता है, और TA पता है, तो TB यहाँ से हमने निकाल लिया, 20 डिग्री से आ गया। बी नो दैट QD हमें पता है, फॉर्मूला है ये आपका, इसमें वैल्यू रखी और हमारी QD आ गया, ठीक है। अब आर्टिफिशियल कूलिंग होता है, QG में से QD को माइनस करते हैं, तो ये जब इतना आ गया तो आपकी आर्टिफिशियल कूलिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपका आर्टिफिशियल कूलिंग निकल आया यहाँ पे। अब बात करें बी नो दैट हीट टेकन अवे बाय द ऑयल, तो ये फॉर्मूला QT इज इक्वल टू MST होता है, यहाँ से आपका M की वैल्यू आ जाएगी, है ना। QT की वैल्यू आ गई, यहाँ से QT की वैल्यू इतनी M आई है। फिर सिंस द हीट जनरेटेड बाय द बियरिंग इज टेकन अवे बाय द लुब्रिकेटिंग ऑयल, देयरफॉर इक्वेटिंग QG इज इक्वल टू QT, QG को जब QT के बराबर कर दोगे तो आपकी M की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, जो कि इतनी आती है। यूनिट का विशेषतर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम पार्ट 3 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। सॉरी गाइज, एक्चुअली थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम थी, आई होप सो स्टोरेज अभी सही है। तो चलिए इसी में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, 5 नंबर समझ लो ये ले जाएगा। अ जर्नल बियरिंग इज 60 mm इन डायामीटर, अ जर्नल बियरिंग इज 60 mm इन डायामीटर, तो ये आपका D की वैल्यू है, इन डायमीटर है 90 mm लॉन्ग, रन्स एट 450 RPM, तो आपका L यहाँ पे है। और अगर बात करें रन्स एट 450 RPM, तो आपका N हो गया। द ऑयल यूज फॉर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन हैज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो मतलब विस्कोसिटी को Z से डिनोट करते हैं, आपका Z हो गया। इफ द डायमेट्रिक क्लियरेंस इज 0.1 mm, तो डायमेट्रिक क्लियरेंस आपका C की वैल्यू 0.1 mm है। फाइंड द सेफ लोड, मतलब W पूछे हैं आपसे, तो W कैसे निकलेगा, पहली चीज आधा क्वेश्चन उनका दिया हुआ है, न्यूमेरिकल देख लो, D ये सब सारी चीजें वैल्यूज दी गई हैं जो मैंने आपको बता दी हूँ ऊपर। बी नो दैट सोमरफेल्ड नंबर Zn/P, देखो ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है, देखो Zn/P से सोमरफेल्ड नंबर को डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला उसका ये होता है। यहाँ से हमको P नहीं पता था तो हमने P निकाल दिया, ठीक है। P आप देखो
पी का फॉर्मूला क्या होता है, W/LD। अब आपको W पता ही नहीं है तो इसलिए हमने पी यहाँ से निकाला, पी की वैल्यू आ गई 0.68 न्यूटन पर mm²। सेफ लोड की बात करें तो सेफ लोड होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर आपका मिल गया है, एरिया आपका L इंटू डी हो जाएगा। L कितना है आपका 90, डी कितना है 60, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे अगर सारा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन फिक्स भी है इसका, ये भी फिक्स है। द लोड ऑन द जर्नल बेयरिंग इज 150 किलो न्यूटन, तो लोड जहां आए वहां पे W की बात हो रही है। ड्यू टू टर्बाइन शाफ्ट इज 300 mm डायमीटर, तो ये आपके D की बात हो रही है, ठीक है। टर्बाइन शाफ्ट हो जो भी हो, जनरल डायमीटर आपका ये D रहेगा, ठीक है। रनिंग एट 1800 RPM, तो ये आपकी N की वैल्यू आ गई है RPM में, मतलब जहां स्पीड हो, रनिंग हो, RPM जहां हो वहां पे आपको N लिख देना है, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बियरिंग इफ द अलोवेबल बियरिंग प्रेशर इज इतना, तो लेंथ पूछ रहे हैं तो L है ये, और प्रेशर आपको 1 पॉइंट छोटा p दे रखे हैं। एंड अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव बाय लुब्रिकेंट पर मिनट, तो ये आपको ये भी निकालना है, ये आपका अमाउंट ऑफ हीट जो निकलेगी है ना, आई थिंक QD की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो QD की बात करें, आपसे QD पूछे हैं और L पूछे हैं। इफ बियरिंग टेम्परेचर आपको दे दिए हैं 60 डिग्री C, TB है ये, और विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल 60 डिग्री C, तो नहीं, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 60 डिग्री C, तो विस्कोसिटी आपकी ये है, ठीक है। और ये जो है विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 60, ये जो आपका टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है हम वो देख लेते हैं, ये किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, तो ये ऑयल के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल आपका T होने वाला है, ठीक है। अब अगर इसमें हम आगे बात करें तो ये सारी चीज़ें हो गई, इतना हो गया। एंड द बियरिंग क्लियरेंस इज 0.25 mm, तो आपको C के वैल्यू भी दे रखे हैं। अब हमें निकालना क्या है, QD और L। तो वी नो दैट प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया A इज इक्वल टू LD इज इक्वल टू L इंटू डी की वैल्यू रख करके यहाँ पे A की वैल्यू निकालें हैं सबसे पहले, प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया। उसके बाद अलाउेबल बियरिंग प्रेशर, तो बियरिंग का W/LD होता है एज यूजुअल, आप जानते हो। तो यहाँ से हमने निकाल लिया L की वैल्यू फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो L की वैल्यू आ गई है 500/1.6, तो ये L की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई। यहाँ पे L इस फॉर्म में था, यहाँ पे L की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बियरिंग, तो म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपका पूरा पूरा, इसी में रख करके हमने क्या निकाल लिया, म्यू, है ना। ये के आपकी वैल्यू बार बार डिजाइन डेटा बुक से ली जाती है, 0.001 से लेकर 0.004 तक होती है, ठीक है, लगभग हर न्यूमेरिकल में, जैसा मैंने देखा है। अब बात करें, रबिंग वेलोसिटी निकाल दिया है, πdn/60 इतना आ गया है। और अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड बाय द ल्यूब्रिकेंट, तो QG की बात हम लोग कर रहे थे ना, QG आई थिंक, या क्या लिखा था मैंने, सॉरी QD लिख लिया था मैंने, ये QD ना हो कि ये QG है, ठीक है। QG की बात हो रही है यहाँ पे, और QG का फॉर्मूला आपका μW है, तो पूरा टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, और यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका। तो कैलकुलेटर लेके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा और आसान है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग, मैंने आपको बता रखा है, अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग QG में से QD को माइनस करना है, ठीक है। तो वही चीज करेंगे यहाँ पे। इफ द रिक्वायर्ड फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग एट 1440 RPM, तो RPM की बात आई तो N हो गया। द डायमीटर ऑफ द जर्नल इज 100 mm, तो D हो गया ये। एंड द लोड ऑन ईच बियरिंग इज 20 किलो न्यूटन, W हो गया ये आपका। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैन बी टेकन एज, अब ये नया कॉन्सेप्ट आया थोड़ा सा, ठीक है। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर आपका Zn/P से डिनोट करते हैं, जो कि 29.5 होगा। द बियरिंग टेम्परेचर एट टेम्परेचर इज 75, तो ये आपका TB की वैल्यू 75 डिग्री C है। द एम्बियंट टेम्परेचर इज 28 डिग्री C, एम्बियंट टेम्परेचर कौन सा होता है आपका, रूम टेम्परेचर वाला ही, तो TA की वैल्यू आपकी ये है, नहीं सॉरी 28 डिग्री C है। द एनर्जी डिसिपेशन कोफिशिएंट इज, C की वैल्यू आपको 900 वाट/मीटर² दी है। अब आपको सारे आपने टर्म्स देख लिए, टर्म्स आपको आ गए, अब आपको फॉर्मूले रखने की देरी है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले रट लोगे तो बस फॉर्मूले पे रखना है। देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले में रख करके इन्होंने क्या निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया। फिर हीट जनरेटेड के फॉर्मूले में रख करके इन्होंने क्या निकाल लिया, W के टर्म में, नहीं μWV, या तो इन्होंने QG हीट जनरेटेड निकाल दिया, ठीक है, हीट जनरेटेड निकाल दिया। फिर हीट डेसिपेटेड निकाल दिया, CA TB - TA। और ये जो CA है, A को हम LD लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि A बराबर LD होता है, ठीक है। तो C इंटू LD और TB - TA, तो C की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्लियरेंस वाला नहीं है भैया, कैपिटल C है, ध्यान रखना, 900 वाट/मीटर ये वाला है, और जब क्लियरेंस की बात होगी तो छोटा C होगा, ओके। तो यहाँ से इन्होंने निकाल लिया हीट डिसिपेटेड की वैल्यू। अब अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग क्या होता है, QG में से QD को माइनस कर देते हैं, तो इतना आ गया। पहला टर्म आई थिंक यही पूछे थे हमसे, नहीं पूरा क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर अ फुल हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग। कोई भी बेरिंग हो तुम्हें चिंता नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। कोई भी बेरिंग दे दे उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो अब यहाँ पे रेडियल लोड दे रखे हैं, रेडियल लोड का मतलब हो आपका W, जनरल स्पीड दे रखे हैं N, यूनिट बियरिंग प्रेशर 2.5 mm, ठीक है, छोटा p, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट ये जेड से होगा डिनोट, मगर यहाँ पे थोड़ा सा लोचा इन्होंने कर दिया है कि आपके इसको ना म्यू से डिनोट कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट की बात की है तो इसको म्यू से डिनोट कर दिए हैं 20 cp, आई होप सो, इसलिए। और L अपॉन डी का रेशियो इन्होंने 1 दे रखा है। L अपॉन डी अगर 1 है तो आपका L बराबर D हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस टू द रेडियल क्लियरेंस इज इतना, ठीक है। तो एच मीन अपॉन सी की वैल्यू इतनी है, आई थिंक सो, हाँ। तो एच मीन अपॉन सी बराबर 0.5 के। और डायमेंशन ऑफ द बेरिंग, डायमेंशन में क्या हुआ, किस चीज़ की डायमेंशन में L गायब है तो L निकालना है, मिनिमम फिल रिक्वायर्ड तो एच मिन निकालना है, और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल फ्लो तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फॉर्मूला में प्रोवाइड कर रखा है। तो उन्हीं तीन चीज़ को निकालेंगे। देखो बेरिंग प्रेशर हमें पता था, उसमें रख करके हमने डी की वैल्यू, देखो एल डी आपने देख रखा है कि L अपॉन डी बराबर 1 है, इसलिए L बराबर D ले लिया और ये D स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पहले D की वैल्यू आ गई 100 mm, और D अगर L बराबर है तो L की वैल्यू भी 100 mm आ गई। अब रेडियल क्लियरेंस की बात करें तो C बराबर 0.001 R, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपका रेडियल क्लियरेंस का, जब रेडियस के टर्म में हम फाइंड आउट करेंगे तो। और वहाँ पे रख करके इन्होंने रेडियल क्लियरेंस में आपका C की वैल्यू निकाल ली है। अब एच मीन अपॉन सी इतना होता है तो C की वैल्यू यहाँ से आ गई, सॉरी एच मीन की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.0125 mm, क्योंकि हमारा सेकंड चीज़ था जो पूछा गया था हमसे। थर्ड चीज़ की बात करें तो ऑयल फ्लो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्यू से डिनोट करते हैं उसे, और 4.33 RCNL। तो वहाँ पे आपका R हो जाता है रेडियस, C आपका हो जाता है ये क्लियरेंस, ठीक है, रेडियल क्लियरेंस, और N आपका हो जाता है रोटेशन वाला जनरल स्पीड, और आपका L हो जाता है लेंथ। तो उन्हीं चीज़ों को रख करके यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए हैं 1.08 लीटर पर मिनट। तो ये आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ही इजी है। आई होप सो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो भी पूछो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर अप कर दूँ, ठीक है। तो इतना कुछ आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। देखो टोटल फॉर्मूला बेस्ड है तो परेशान मत होना, बस थोड़ा सा रटना ज़्यादा है, ठीक है, रटना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, क्योंकि अब इतना थोड़ी ना आप डेराइव कर पाओगे। वहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन है 4.28, अ बॉल बियरिंग ऑपरेट्स ऑन फॉलोइंग वर्क साइकिल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हैं आपके बेसिकली, जो कि बहुत ही सस्ते क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन निकालना है। ये एक टेबल दी गई है, N की है, और ये आपकी स्पीड RPM है, और ये टाइम एलिमेंट परसेंट में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि C की वैल्यू जो है 16.6 किलो न्यूटन है, इसको कन्वर्ट कर लिए न्यूटन में। अ फ्रैक्शन ऑफ स्पीड फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज ऑब्टेन बाई N1 की वैल्यू निकाल लिए 720 कहाँ से उठाया इन्होंने, स्पीड RPM वाला, इंटू 30, ये जो परसेंट है इसको 100 में डिवाइड कर लिए 30/100, इनको 216 RPM N1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह N2 की उठा करके ये निकाल लिए, N3 को उठा करके 180 RPM निकाल लिए। अब इसकी बात करें तो एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। एवरेज स्पीड कहाँ यूज करेंगे हम लोग, बहुत आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेडियल लोड क्या होता है, W इज इक्वल टू N1 इतना 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 अपॉन में N1 प्लस N2। W1 आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीचे दे रखे हैं। अब देखो ये जो 3000 है वहाँ 3000 का क्यूब है, और ये नॉर्मल वैल्यू जो कि 216, 720 और 180 रखती हैं। अब बियरिंग लाइफ की बात करें तो बियरिंग लाइफ का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। C आपका क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। किस चीज़ का कोफिशिएंट है C, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। एनर्जी डिसिपेशन कोफिशिएंट है, वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो C आपका एनर्जी डिसिपेशन कोफिशिएंट है, और अपॉन में W, और यहाँ पे C की वैल्यू आपको दी रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। और बात करें तो आपका C जो हो जाता है उसे डायनेमिक लोड कैपेसिटी कहते हैं इस साइड, ठीक है। उस साइड आपका वो दूसरा टर्म में यूज होगा। तो C देखो जो मैंने उस साइड 8-9 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो देखो C के यहाँ से W निकाल लिया इन्होंने, और यहाँ पे बियरिंग लाइफ में फॉर्मूले में रख करके आपकी डायरेक्ट आंसर आ गया है।
फिर यहाँ देखो फिर से वही चीज़ें हैं कि द रेडियल लोड एक्टिंग ऑन बॉल बेयरिंग इज 2500 न्यूटन, तो आपका W1 हो गया फॉर द फर्स्ट 5 रिवॉल्यूशन, तो N इज इक्वल टू 5 एंड रिड्यूस टू 1500 न्यूटन, तो W2 हो गया फॉर द नेक्स्ट 10, तो N इज इक्वल टू 10। तो ये टेबल आप बना सकते हो कि N इतना है तो वो कितना है, ठीक है। द लोड वेरिएशन देन रिपीट्स इटसेल्फ, तो लोड अपने आप को बार बार रिपीट करता है। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बियरिंग इज 20 मिलियन रिवॉल्यूशंस, तो एक्सपेक्टेड बियरिंग की लाइफ कितनी है 20 मिलियन रिवॉल्यूशन, तो L90, ठीक है। डिटरमाइन द डायनेमिक लोड रेटिंग कैपेसिटी, तो आपसे डायनेमिक लोड रेटिंग कैपेसिटी पूछे हैं, जो इसका फॉर्मूला आपका C इज इक्वल टू WL90/10⁻⁶ 1/3 होता है। और ये सबसे पहले इन्होंने W की वैल्यू निकाली, W की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद W की वैल्यू यहाँ पे रख करके आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। आई थिंक मैंने लास्ट पार्ट मैंने लीव किया है, वो आप खुद करिएगा, उसको मैंने अवॉइड किया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया है, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, उनमें से आपके 10-10 मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, मतलब आ ही जाएगा। 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी यार, ठीक है, 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 10 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो 10 मार्क्स का जो मैंने 100% बोला है वो छोड़ना मत, ठीक है। तो ये पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपका एक 10 मार्क्स का आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा जब भी आपका पेपर है, ठीक है। और थ्योरी में बात करें तो 4.23 भी देख लेना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए। इधर आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन टोटल थ्योरी हैं और 1-2 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, एक डेरिवेशन है शायद तक। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है, 10 में से और 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट आपकी देखा जाए तो थ्योरेटिकल भी ईजी है और न्यूमेरिकल वाइज देखो 10 नंबर आपको अगर यहीं से मिल जा रहे हैं तो आप आगे बढ़ने की कुछ खास वजह नहीं रह जाती है ना, क्योंकि थ्योरी से 10, इसमें से 10-20 आपको चाहिए ही एक यूनिट से, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं रहेगा ना वहाँ पे। 20 मार्क्स आपके हर यूनिट से आते ही हैं। तो चलिए बस इतना ही है इस यूनिट में। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक प्रेस करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको इन सब की भी नोट्स चाहिए तो बताइएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेरा यही कहना रहेगा कि इन सबको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इनको जितना कॉपी पे आपकी कलम चलेगी उतना आपके दिमाग में छपा रहेगा। अगर आप इनकी नोट्स लेकर के अगर मगअप करोगे तो इट्स नॉट एट ऑल फाइन। ओके, चलिए बस मिलते हैं आपसे यूनिट 5 की वीडियो में आज शाम तक या कल सुबह तक। चलिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए अच्छे से।